कोतवाली से फारिग होकर मैं एक बार पुनः अपनी कार में सवार हो गया। लालबाग चौराहे पर पहुंचकर मैंने अपनी कार दाईं तरफ मोड़ दी और धीमी रफ्तार से ड्राइव करने लगा। 2 मिनट पश्चात ही मैं एक आर्म्स एंड एम्युनिशन स्टोर के सामने पहुंचा। फिर कार रोककर मैं नीचे उतर गया। 2 कदमों में ही मैं दुकान के अंदर पहुंच गया। आइए सर, क्या दिखाऊं? सेल्समैन बोला। 25 कैलिबर की एक पिस्तौल दिखाओ। कहते हुए मैंने उसे अपना लाइसेंस निकालकर दिखाया, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि विभिन्न कैलिबर की कई गन मैं रख सकता था। लाइसेंस से संतुष्ट होकर सेल्समैन ने गन दिखाना शुरू किया। सब क्लोज रेंज वाली गन थी। अच्छा निशानेबाज ही उन्हें ढंग से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अपने आकार की वजह से वो मेरी जरूरत पर फिट बैठती थी। मैंने एक गन पसंद की। बेल्ट होल्स्टर और लोडेड क्लिप सहित क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीद ली। तकरीबन 7 बजे मैं लाल हवेली पहुंचा। अब तक चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। कार को पोर्च में ही छोड़कर मैं भीतर प्रवेश कर गया। हॉल में जल रहे इकलौते 100 वाट के बल्ब का पीला प्रकाश फैला हुआ था। उसकी मध्यम रोशनी में मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। चारों तरफ मरघट का सा सन्नाटा फैला हुआ था। उस सन्नाटे में मेरे चलने से पैदा हुई खट-खट की आवाज बड़ी डरावनी प्रतीत हो रही थी। सीढ़ियां चढ़कर मैं पहली मंजिल पर स्थित जूही के कमरे तक पहुंचा। दस्तक के जवाब में खुद जूही ने दरवाजा खोला। तुम? वो एकटक मुझे देखती हुई बोली। कहाँ थे अभी तक? यहीं खड़े होकर बताऊं? सॉरी। वो दरवाजे से अलग हटती हुई बोली। प्लीज कम। मैं कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। शीली कहाँ है? अपने कमरे में होगी। मैंने उसे मना किया था कि तुम्हें छोड़कर न जाए। वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। तुमने खाना खाया? अभी नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। प्रकाश कहाँ है? मालूम नहीं, शायद अपने कमरे में हो। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई उसके सामने जाने की। बहुत बुरा सलूक किया मैंने बेचारे के साथ। बहुत बुरा तो खैर नहीं था, बस जरा सा ज्यादा हो गया था। मैं हंसता हुआ बोला। वो भी हौले से हंस दी। क्या करूं, वो बार बार मुझे पागल कहे जा रहा था। बस मैं अपना आपा खो बैठी। बहरहाल जो हुआ उसका मुझे सख्त अफसोस है। मैं उससे माफी मांग लूंगी। मेरा भाई है, माफ कर देगा मुझे। ठीक तभी कमरे में जल रही ट्यूबलाइट अचानक ही बंद हो गई। पूरा कमरा अंधकार में विलीन हो गया। जूही मेरे समीप ही खड़ी थी, मगर मैं उसकी शक्ल देखने में असमर्थ था। अंधेरा इतना गहन था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। ये ट्यूबलाइट को क्या हुआ? मालूम नहीं, शायद बिजली गुल हो गई हो। वो बोली। तुम रुको, मैं मोमबत्ती तलाश करती हूँ। फिर कुछ देर तक कमरे में खिट-पिट की आवाजें गूंजती रही। तत्पश्चात जूही का फुसफुसाता हुआ स्वर मुझे सुनाई दिया। विक्रांत, जरा इधर आओ। मैं बिना कोई जवाब दिए अंदाजे से उसकी तरफ बढ़ा। वो पलंग के सिरहाने खड़ी थी। क्या हुआ? बताती हूँ, पहले इधर आओ। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खिड़की के पास ले गई। बाहर देखो। मैंने वैसा ही किया। कुछ दिखाई दिया? नहीं। ध्यान से सदर दरवाजे को देखो। वहां नरकंकाल खड़े हैं क्या? वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं या मुझे वहम हो रहा है? मैंने गौर किया तो पाया कि वो सच बोल रही थी। साथ में मुझे उसके शरीर में कंपन होता महसूस हुआ। बोलो, क्या वो तुम्हें भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ। ओ माय गॉड, ये कर क्या रहे हैं? वो पुनः फुसफुसाई। मीटिंग कर रहे हैं।
और ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहाँ ड्यूटी करेगा। नॉनसेंस, वो कड़वे स्वर में बोली। मेरी जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रही है? कहाँ है? कौन? तुम्हारी जान? नेवर माइंड, मैं रोशनी का इंतजाम करती हूँ, कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने एक बार पुनः खिड़की से बाहर झांक कर देखा, मगर अब वो नरकंकाल जा चुके थे। विक्रांत, जूही की आवाज गूंजी। किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया है क्या? चौंक कर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो सचमुच लॉक था। दरवाजा किसने लॉक किया? मुझे क्या मालूम, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ थी। कमरे की चाबी कहाँ रखी थी तुमने? वो बाहर लॉक में ही लगी हुई थी। फिर क्या करें? मैंने लॉक का मुआयना किया। वो बिल्ट इन लॉक था। इसकी दूसरी चाबी भी होगी तुम्हारे पास? है तो सही, मगर इस अंधेरे में उसका मिल पाना मुश्किल है। हवेली के सभी कमरों में क्या ऐसे ही लॉक लगे हैं? नहीं, ऐसा सिर्फ इसी कमरे में है। अभी हाल ही में इसका दरवाजा चेंज किया गया था, इसलिए ऐसा आधुनिक लॉक मौजूद है। तभी मुझे याद आया कि मेरी जेब में लाइटर मौजूद था। मैंने इसे बाहर निकाल लिया। ठीक उसी वक्त मुझे अपनी बाईं तरफ जोर की सरसराहट महसूस हुई। मैंने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। वहां दीवार के साथ अंधेरे में एक साया मुझे दिखाई दिया। मैं उसकी सूरत न देख सका, अलबत्ता उसके सिर पर रखे टोकरी नुमा हैट का आभास मुझे जरूर हुआ। विक्रांत, यही वो आदमी है। कौन आदमी? वही वही जो कि पहले भी 2 बार मुझ पर गोली चलाकर मेरी जान लेने की कोशिश कर चुका है। उसका इतना कहना था कि साये ने जोर से अट्टहास किया। उसके शरीर में हरकत हुई। अंधेरे में मैंने उसका एक हाथ ऊपर उठता महसूस किया। खतरा मेरे दिमाग में कौंधा और मैं जूही को लिए फर्श पर ढेर हो गया। धाएं, गोली चलने की जोरदार आवाज गूंजी। हम बाल बाल बचे। अगर मैं जरा भी चूक जाता तो निश्चय ही वो गोली हम दोनों में से किसी एक का काम तमाम कर जाती। मैं जूही को लिए लुढ़कता हुआ दीवान के नीचे पहुंचा। तब मुझे अपनी जेब में मौजूद 25 कैलिबर की गन का ख्याल आया। मैंने गन बाहर निकाल ली और अंदाजे से साई के ऊपर फायर झोंक दिया। गोली की आवाज गूंजी, मगर कोई प्रत्याशित परिणाम सामने नहीं आया। धाएं, कुछ क्षण बाद साई की तरफ से पुनः वार किया गया। मैंने तुरंत जवाबी फायर किया और जूही को धकेलता हुआ बेड के दूसरी तरफ पहुंच गया। फिर फायर नहीं हुआ। हम दम साधे फर्श पर पड़े रहे। मेरे कान साई की तरफ से उभरने वाली किसी आहट पर लगे हुए थे, मगर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। 10 मिनट पश्चात मैंने सावधानी पूर्वक सिर ऊपर उठाकर देखा। कहीं कोई नहीं था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उस अजनबी साये को तलाश करने की कोशिश करता रहा, मगर वो कमरे में कहीं नहीं था। शायद वो जा चुका था, मगर कैसे? दरवाजा तो बंद था। फिर वो बाहर कैसे गया? और लाख रुपए का सवाल ये कि वो अंदर आया ही कैसे? ये प्रश्न मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह ठोकर मार रहा था, मगर उसका कोई मुनासिब जवाब मुझे नहीं सूझा। ठीक तभी बिजली आ गई और पूरा कमरा ट्यूबलाइट की दूधिया प्रकाश में नहा उठा। मैं खिड़की के समीप पहुंचा, मगर वहां से नीचे उतर जाना नामुमकिन था, क्योंकि खिड़की पर लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। मैं दरवाजे के पास पहुंचा। मैंने हैंडल ट्राई किया तो वो खुलता चला गया। तो क्या वो साया? मैं जैसे खुद से बोला, इस दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया? शायद। मैंने दरवाजे के लॉक पर गौर किया। चाबी उसमें बाहर की तरफ ही फंसी हुई थी। उसी वक्त दरवाजे पर शीला प्रकट हुई। तुम कब आए?
वो संदिग्ध निगाहों से मुझे घूरती हुई बोली, तकरीबन आधे घंटे पहले। तुमने गोली चलने की आवाज सुनी थी? हाँ, वो गोली हम पर ही चलाई गई थी। हम पर? वो अचकचाई। हाँ, मुझ पर या फिर जूही पर, या फिर हम दोनों पर। कहकर मैंने जूही पर दृष्टिपात किया। उसका चेहरा अभी तक पीला पड़ा हुआ था। गोली चलाई किसने? मालूम नहीं। उस वक्त लाइट गुल थी, मैं अंधेरे में उसकी शक्ल नहीं देख सका। मगर जूही कहती है कि यह वही आदमी था जो पहले भी उसकी जान लेने की कोशिश कर चुका है। यानी कि पहले भी इसने कोई सपना नहीं देखा था, सब कुछ सचमुच घटित हुआ था। अब तो यही लगता है। तुम कहते हो लाइट चली गई थी, मगर मेरे कमरे की लाइट तो हर वक्त मौजूद थी। जब लाइट गुल हुई थी तब जरूर तेरी आंख लग गई होगी। मैं अपने कमरे में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ना कि सो रही थी। ओह, मैं विचारपूर्ण भाव से बोला। फिर तो जरूर किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया होगा। ऐसा होता तो मेरे कमरे की लाइट भी चली गई होती। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कमरे के बाहर एक स्विच लगा हुआ है, जिसको ऑफ करने से सिर्फ इस कमरे की इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी कट जाती है। ऐसा तो पहले सिर्फ मैंने होटलों में देखा है। वो भी इसलिए लगाया जाता है कि गलती से अगर कस्टमर कोई इक्विपमेंट जैसे कि एसी, फैन, टीवी इत्यादि बंद करना भूलकर बाहर चला जाए, तो बिना उसका कमरा खोले उन्हें बंद किया जा सके। किसी घर में तो ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ। जवाब में मैंने जूही की ओर देखा। जब इस कमरे का दरवाजा चेंज किया गया था तभी ये स्विच भी लगाया गया था। मेरा मंतव्य समझते हुए उसने जवाब दिया। कोई वजह नहीं थी, बस यूं ही लगा दिया गया था। वजह तो थी, बहुत बड़ी वजह थी। क्या वजह थी? मैंने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर लाइट का स्विच ऑफ कर दिया। कमरे में एक बार फिर अंधेरा छा गया। अंधेरे में मैंने इधर उधर निगाह घुमाई तो बाईं तरफ की दीवार में ऊपर की तरफ मुझे 1 बाई 1 फीट का मोखला नजर आया और मेरे दिमाग में जैसे कोई धमाका सा हुआ। दिल हुआ अपने ऊपर जी खोल कर हंसूं। कितना बड़ा बेवकूफ साबित हुआ था मैं। अब बस अपने अंदाजे की पुष्टि करना बाकी था। मैंने लाइट वापस जला दी और वो गोलियां ढूंढने लगा जो हमलावर और मैंने इस कमरे में चलाई थी। मेरी चलाई गोलियां तो सामने की दीवार से बरामद हो गई, मगर हमलावर की गोलियां कमरे से बरामद नहीं हुई। ना ही दीवारों पर या फर्श पर गोली चलने का कोई निशान दिखाई दिया। अब मुझे अपना अंदाजा 100% दुरुस्त जान पड़ने लगा। अब एक आखिरी चीज बरामद होना बाकी थी। जो होना था हो गया, बाकी की जासूसी बाद में कर लेना। जूही कमरे में फैले सन्नाटे को भंग करते हुए बोली, चलो पहले हम खाना खाएं, काफी देर हो चुकी है। हम सभी डाइनिंग हॉल में पहुंचे। जूही ने नौकर को आवाज देकर खाना लगाने को बोल दिया। फिर हम तीनों ने डट कर खाना खाया और जूही को उसके कमरे में पहुंचाने के बाद मैं शीला के साथ उसके कमरे में आ गया। गोली चलने की आवाज तुझे तो सुनाई दे गई, मगर प्रकाश और यहाँ के नौकर चाकरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्यों? मैंने शीला से पूछा। क्योंकि प्रकाश अपने कमरे में नहीं है और नौकर पहले से ही इतने डरे हुए हैं कि ऐसी बातों से दूर रहने में ही अपना कल्याण समझते हैं। सच पूछो तो अगर उन्हें जूही का लिहाज नहीं होता तो वे कब के नौकरी छोड़कर भाग गए होते। ऐसा दावे के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैंने काफी देर तक यहाँ नौकरों के साथ माथापच्ची की थी। प्रकाश कहाँ गया है? मालूम नहीं, वो शाम से ही गायब है। जूही के कमरे से बाहर निकलने का दरवाजे के सिवाय कोई दूसरा रास्ता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट जाने से पहले जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली पड़ा था। फिर बाद में बिजली गुल हो गई
और दरवाजे को किसी ने बाहर से लॉक कर दिया। इसके बावजूद हमलावर कमरे के भीतर कैसे पहुंच गया? शायद दरवाजा उसने कमरे के अंदर पहुंचकर बंद कर लिया हो, या फिर दरवाजा लॉक होने से पहले ही वो कमरे के भीतर पहुंच चुका हो। फिर दरवाजा किसने लॉक किया? क्या पता, या फिर दरवाजा खुद जूही ने ही लॉक कर दिया हो। वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे जवाब नहीं सूझा। अलबत्ता एक दूसरी बात हुई हो सकती है। वो क्या? ये सब ड्रामा तुमने खुद क्रिएट किया हो सकता है। किस लिए? जूही पर रौब गालिब करने के लिए, उसे जबरन अपना एहसानमंद बनाने के लिए, और फिर बाद में उस एहसान की वसूली के लिए? नहीं हो सकता। अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी नींद आ रही है। तभी तो कह रही हूं, जाओ यहां से। मैं यहीं तेरे पास सो जाता हूं। नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? मुझे तुम पर एतबार नहीं है। तुम्हें अकेले सोते हुए डर नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। अब तुम जाओ यहां से। ठीक है, मैं जूही के कमरे में जाता हूँ। वैसे भी वो डरी हुई है, मुझे लगता है उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है। मैं वहीं सोऊंगा, और मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेगी। तुम जूही के कमरे में नहीं जाओगे। ठीक है, मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा, बशर्ते कि तुम मुझे यहीं सोने दो। ओके, वो मरे से स्वर में बोली। मगर तुम अपनी मर्यादा का ध्यान रखना। मैं तो हमेशा ध्यान रखता हूँ। ठीक है, सो जाओ। जवाब में मैं पूरे कपड़ों में ही बेड पर पिसर गया। वो बेड के दूसरे किनारे पर खिसक गई। हमें लेटे हुए कोई 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे। शीला ने हौले से फुसफुसाया, विक्रांत। मैं ज्यों का त्यों पड़ा रहा। विक्रांत उठो प्लीज। मुझे झकझोरते हुए वो फुसफुसाई। क्या हुआ? मैंने भी फुसफुसाते हुए ही पूछा। कमरे में कोई है? मैंने आंख खोलकर देखा, कमरे में जलता 0 वॉट का बल्ब बुझ चुका था, मगर कमरे में अभी भी हल्का सा प्रकाश फैला हुआ था। उस नीम अंधेरे में मुझे शीला की शक्ल तो नहीं दिखाई दी, मगर दरवाजे के पास खड़े 2 नरकंकालों पर निगाह गए बिना नहीं रही। हड्डियों के ढांचे दूर से ही चमक रहे थे। खामोश रहना, मैं उसके कान में फुसफुसाया, और लड़ने के लिए तैयार हो जा। जूही के मन से इनका खौफ हटाने का वक्त आ चुका है। हे भगवान, तुम पागल हो। नरकंकालों से कौन जीत सकता है? ज्यादा भोली मत बनो। तुम्हें खूब पता है कि ये क्या बला है। ओह, यानी कि मैं खामखा ही आज तक तुम्हें तपाने की कोशिश करती रही। तभी दोनों नरकंकाल आगे बढ़े। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। खतरे का एहसास होते ही हमने अपने अपने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। उनमें से एक कंकाल मेरे पास पहुंचा। उसका तलवार वाला हाथ हवा में ऊंचा उठा। इससे पहले कि वो मुझ पर वार कर पाता, मैंने उसके हाथ का निशाना लेकर गोली चला दी। वो जोर से चिल्लाया, तलवार उसके हाथ से नीचे जा गिरी। तभी एक फायर और हुआ। गोली भागने की कोशिश कर रहे दूसरे कंकाल को लगी। वो चीख मार कर कमरे के फर्श पर गिर पड़ा। ठीक तभी मेरी बगल में खड़े कंकाल ने भागने की कोशिश की। मैंने झपट कर उसे पकड़ लिया। मेरी पकड़ में कोई कंकाल नहीं था, बल्कि वो जीता जागता इंसान था। मैंने बिना कोई मौका दिए उसे लात घूंसों पर रख लिया, जबकि हाथ में रिवॉल्वर लिए शीला दूसरे कंकाल का मुआयना करने लगी। ये तो मर गया। हाथ पर गोली चलानी थी। मैंने हाथ पर ही चलाई थी। ऐन वक्त पर उसने खुद को झुककर बचाने की कोशिश की और गोली इसकी गर्दन में जा घुसी।
ओह, तुम जूही को यहाँ लेकर आओ फौरन। उसके मन से इन कंकालों का भय दूर करना बहुत जरूरी है। साथ में कोई टॉर्च भी लेती आना। मैं समझ गई, कहकर वो दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गई। नाम क्या है तेरा? मैंने अपने सामने बेसुध पड़े कंकाल से पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसके माथे पर रख दी। अगर अपने साथी वाले अंजाम को नहीं पहुंचना चाहते हो तो फटाफट अपना नाम बोलो। वो खामोश रहा। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच पीछे खिसकाया। नहीं, वो गिड़गिड़ाया, प्लीज गोली मत चलाना। नाम बता अपना। नरेश, वो मरे स्वर में बोला। ये सब ड्रामा क्यों कर रहा था? बॉस के हुक्म पर। बॉस कौन? दिलावर सिंह। वो यहाँ का बहुत बड़ा दादा है। सभी उससे खौफ खाते हैं। तुमने उसके आदमी को मारा है, वो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। जुबान बंद कर और दिलावर सिंह का पता बोल। वो आलमनगर में रहता है। आलमनगर में कहाँ? मच्छी बाजार के पास। वो हवेली में ये ड्रामा क्यों करवा रहा है? मालूम नहीं, मगर बॉस हर काम पैसों के लिए करता है। इसके लिए भी उसे पैसे मिले होंगे। किसने दिए पैसे? मुझे नहीं मालूम। फिर किसे मालूम होगा? बॉस को। तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते थे? बॉस का यही हुक्म था। मान सिंह को भी तुम्हारे बॉस ने ही मरवाया था? मालूम नहीं। यहाँ इस वक्त तुम कितने आदमी हो? दो, जिनमें से एक को तुमने मार दिया। आज दो हो या हमेशा दो ही रहते हो? दो ही रहते हैं। तभी दरवाजे पर शीला के साथ जूही प्रकट हुई। तुमने? वो फर्श पर पड़े कंकाल को देखती हुई हैरानगी भरे स्वर में बोली। इसको मार डाला? और दूसरे को पकड़ लिया, मैं बोला। ये दोनों कंकालों के कानून का उल्लंघन कर रहे थे। धरती पर भेजने से पहले इन्हें कसम खिलाई जाती है कि ये लोहे की चीजों से डरेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति से दूर रहेंगे। मगर इन्होंने आज कंकाल कानून का उल्लंघन कर दिया। लिहाजा इनमें से एक को शीला ने कंकाल एक्ट की धारा 302 के तहत सजाए मौत दे दी, क्योंकि वो लोहे की तलवार हाथ में लेकर मुझ पवन पुत्र हनुमान के भक्त को मारने आया था। मगर दूसरे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया। मजाक मत करो। शीला? हाँ? चिराग रोशन करो। फौरन उसने टॉर्च जला दी। अब हमारे सामने एक जीता जागता इंसान खड़ा था। वो ऊपर से नीचे तक काले लबादे से ढका हुआ था और उस लबादे पर पेंट द्वारा कंकाल का दृश्य अंकित किया गया था। हे भगवान! जूही आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोली। ये सब क्या है? आधुनिक प्रेत लीला, मैं बोला। अंधेरे में इनका काला लबादा छिप जाता है और उस पर नाइट ब्राइट पेंट, जो कि अंधेरे में चमकने लगता है, द्वारा बनाया गया हड्डियों का ढांचा हमें दिखाई पड़ने लगता है। लिहाजा तुमने इन्हें नरकंकाल समझ लिया। हैरानी होती है कि आज के युग में पढ़ी लिखी होकर भी तुम इतने छोटे से ट्रिक में जा फंसी, जबकि इससे मिलते जुलते पेंट का इस्तेमाल हमें सड़कों पर, स्पीड ब्रेकरों पर और ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर आम देखने को मिल जाता है। बस अंतर यही है कि वो पेंट अंधेरे में रोशनी पड़ने पर चमकते हैं और इनके मेकअप में इस्तेमाल पट्टियां अंधेरे में चमकती हैं। तुमने रेडियम डायल वाली घड़ी तो देखी होगी, बस समझ लो ये वैसा ही कुछ है। कहते हुए मैंने उसके सिर से नकाब खींच लिया। वो तकरीबन 20 वर्षीय क्लीन शेव्ड युवक था, जो कि शक्लो सूरत से काफी भला दिखाई देता था।
पहचानती हो इसे? नहीं। मैंने दूसरे का नकाब हटाया, फिर जूही की तरफ देखा। इसे भी नहीं पहचानती? कौन है ये? सब मालूम हो जाएगा। शीला, तुम कोतवाली फोन करके इंस्पेक्टर जसवंत सिंह को यहाँ हुई वारदात की खबर करो। उसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। वो बिना कुछ कहे फोन करने में लग गई। तब मैंने जूही के साथ मिलकर नरेश की मुश्कें कस दी। थोड़ी देर बाद शीला ने बताया कि उसकी जसवंत सिंह से बात हो गई है, वो पहुंच रहा है। गुड। मेरी रिवॉल्वर कहाँ है? उसने रिवॉल्वर मुझे दे दी। तुम दोनों जूही के कमरे में सोई हुई थी। बाद में गोली चलने की आवाज सुनकर तुम्हारी नींद उचट गई। जब तुम यहाँ पहुंची तब ये फर्श पर मरा पड़ा था और दूसरा मेरी पकड़ में था। ध्यान रखना, पुलिस के सामने तुम दोनों को यही बयान देना है। मगर ये तो जिंदा है। इसने अगर मुंह फाड़ा तो? इसके मुंह फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया और एक सिगरेट सुलगाकर पुलिस के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। 20 मिनट पश्चात जसवंत सिंह अपने दल बल के साथ वहां पहुंचा। लाश कहाँ है? कमरे में। वो उधर ही बढ़ गया। अरे, ये तो अपना नरेश है। बुरा फंसा इस बार। किसी पुलिसिये की आवाज आई। कोई बुरा नहीं फंसा भाई, ये अंधेर नगरी है। देखना कल सुबह ही छूट जाएगा, एक अन्य पुलिस वाला बोला। फिर खामोशी छा गई। अगले 1 घंटे तक पुलिस की कार्रवाई चलती रही। फिर लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब बको, क्या हुआ था? जसवंत सिंह मेरे करीब पहुंचकर बोला। मैंने उसे पूरी दास्तान सुना दी, मगर ये नहीं बताया कि मुझे पहले से मालूम था कि ये सब मेकअप का कमाल था। सुबह ठीक 10 बजे कोतवाली पहुंच जाना। कोई खता हो गई बंदा परवर? नाटक मत करो, सुबह ठीक टाइम पर पहुंच जाना। साथ में दोनों लड़कियों को भी लेते आना। उन्हें किस लिए? उनका बयान लेना होगा। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। तब जसवंत सिंह अपने दल बल के साथ जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया। सब कुछ सही ढंग से निपट गया। अब की बार मैं शीला के बजाय अपने कमरे में पहुंचा और पलंग पर पसर गया। जल्दी ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब तक मैं नहा धोकर तैयार होकर नीचे पहुंचा तब तक 9 बज चुके थे। प्रकाश, शीला और जूही डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। प्रकाश की आंखें सूजी हुई थी। वो रह रहकर अपने सिर को झटका दे रहा था। उसकी हालत से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अभी भी नशे में था। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, सभी सम्मिलित स्वर में बोले। मैं वहां इकलौती खाली कुर्सी जो प्रकाश के बगल में थी उस पर जाकर बैठ गया। मैं लेट तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, प्रकाश बोला। उसकी आवाज थर्रा रही थी। तुमने सुबह सुबह फिर चढ़ा ली? सॉरी, मैं हैंगओवर से परेशान था, वो झेंपता हुआ सा बोला। हैंगओवर का इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं कि विस्की से मुंह धोना शुरू कर दो। वो खामोश रहा। रात को तुम अपने कमरे में नहीं थे? मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया था। वापसी से पहले मैं इतना ज्यादा पी गया कि कार चलाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए रात को मैं वहीं रुक गया। बहरहाल जूही मुझे बता चुकी है कि कल रात को तुमने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया। थैंक्स। अगले 20 मिनटों में हमने नाश्ता किया। ठीक 10 बजे हम तीनों इंस्पेक्टर जसवंत सिंह के सामने मौजूद थे। सर्वप्रथम उसने हम तीनों का बयान नोट किया। फिर कुछ और कागजी कार्रवाई पूरी करने के पश्चात उसने हमें छुट्टी दे दी। मैंने शीला और जूही को वापस भेज दिया, मगर खुद वहां से हिला तक नहीं। अब क्यों बैठे हो? इंस्पेक्टर सिंह बोला। कुछ बताया उसने? मैंने पूछा।
कि वो हवेली में नरकंकाल का पार्ट क्यों अदा कर रहा था? वो कहता है उसे ऐसा करने का हुक्म मिला था। किससे? दिलावर सिंह से। वो क्या भला है? दिलावर सिंह शहर के जाने माने गुंडों का सरगना है। पैसे लेकर हाथ पैर तोड़वाना, कत्ल करवाना, लोगों को डराना धमकाना, हफ्ता वसूली इत्यादि ऐसे धंधे हैं जिनसे उसने शहर और आसपास के इलाकों में दबदबा कायम कर रखा है। अलबत्ता उसकी आमदनी का मुख्य साधन वैध अवैध शराब के ठेके, गैर कानूनी जुआघर और सट्टा लगवाना है। पुलिस और पब्लिक दोनों उसकी करतूतों से वाकिफ हैं। वैसे तो पुलिस उस पर हाथ डालने से कतराती है। इसके बावजूद ऊपर से दबाव पड़ने पर उसे कई बार कई मामलों में गिरफ्तार किया गया है, मगर हर बार सबूत गायब कर दिए गए, गवाह मुकर गए या फिर उनका दूसरी दुनिया के लिए टिकट कटवा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि वो हर बार पहले से कहीं अधिक ताकतवर होता चला गया। तुम हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि इन कामों से होने वाली उसकी सालाना आमदनी करोड़ों में है। साल 2015-16 में उसने बतौर इनकम टैक्स 80 लाख रुपए जमा करवाए थे। बावजूद इसके वो बेहद लो प्रोफाइल रहता है। उसे देखकर अंदाजा लगा पाना सहज नहीं कि वो इतना खतरनाक और इतना अमीर आदमी हो सकता है। तुमने पूछताछ की उससे? नहीं। क्यों? अब तो तुम्हारे पास एक गवाह भी मौजूद है। किस गवाह की बात कर रहे हो भाई? उसे तो आज सुबह ही छोड़ दिया गया। खुद हमारे सीओ साहब आए थे उसे रिहा करवाने के लिए। कहते थे ऐसा पहली बार थोड़ा ही होगा जब मुजरिम पुलिस के चंगुल से भाग निकला हो। मैं हैरान निगाहों से उसे देखता रह गया। इसलिए नहीं कि पुलिस ने ऐसा किया था, ये तो आए दिन होता ही रहता है, बल्कि हैरान मैं इस बात के लिए था कि वो कोतवाल खुद ये बात स्वीकार कर रहा था। जब मैंने उसे पकड़ा था तो उसने साफ साफ दिलावर का नाम लिया था। अच्छा, जबकि हमें तो उसने बताया था कि वो दोनों चोर थे। कंकाल वाला कॉस्ट्यूम पहनकर ही वो हमेशा दोनों चोरी करने जाते थे। लोग उस कॉस्ट्यूम में उन्हें नरकंकाल समझकर भाग खड़े होते थे और वो दोनों निर्विघ्न अपनी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। जज को हजम हो जाएंगी ये बातें? आसानी से तो नहीं होंगी भाई। करेंगे उसकी बाबत भी कुछ, अपनी कहानी को पॉलिश करेंगे, चमकाएंगे, जज को हजम होने लायक बनाएंगे। फिर इसकी नौबत तो तब आएगी जब वो पकड़ा जाएगा। हर जवाब पहले से ही सोचे बैठे हो बंदा परवर। हाँ भाई, क्या करें, नौकरी करनी है तो दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। हे भगवान, मैंने आह भरी। कैसी अंधेर नगरी है ये। इंस्पेक्टर खामोश रहा। फिर तो इंसाफ की उम्मीद करना बेकार ही है। ऐसा नहीं है जासूस साहब, इंसाफ तो होकर रहता है, हमेशा होता है, बस करने का अंदाज बदल जाता है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मैं उठकर खड़ा हो गया। जा रहे हो? हाँ। सावधान रहना, तुमने उसके एक आदमी को मार डाला है, बदले में वो तुम्हारी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा। डोंट वरी, मुझे अपनी जान बहुत ही प्यारी है। जवाब में वो कुछ देर तक अपलक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, देखो, मैं तुम्हारे कहने पर दिलावर सिंह को फौरन गिरफ्तार कर सकता हूँ, मगर उसे गिरफ्तार रख पाना मेरे लिए संभव नहीं है। उसके एक अदने से प्यादे को छुड़ाने के लिए जब सीओ यहाँ सिर के बल दौड़ा आ सकता है, तो फिर खुद दिलावर की तो बात ही क्या है। मैं समझ गया इंस्पेक्टर साहब, कहकर मैंने उसे एक उंगली का सलूट दिया और बाहर की ओर बढ़ा। जरा ठहरो। मैं ठिठका, उसकी ओर घूमा। ठीक 4 बजे तहसील के सामने अपनी कार से उतरना, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, और पूरी तरह किसी भी हमले से सावधान रहना। क्या मतलब हुआ इसका? मैं हड़बड़ाकर बोला।
वहां कुछ होने वाला है क्या? 2 मिनट पूरी तरह चौकन्ने रहना, फिर बेशक वापस लौट जाना। अब जाओ, और कोई सवाल मत करना। ओके। मैं बाहर की ओर बढ़ा। किस फिराक में था ये पुलिस वाला? उसका पल में तोला पल में माशा वाला कैरेक्टर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से उसका 4 बजे वाला हुक्म। अगर मैं नहीं जाता तो क्या करता वो? मगर गए बिना ये पता लगाना मुमकिन नहीं था कि वो था किस फिराक में। मेरी खोपड़ी भिना कर रह गई। इसी उलझन में मैं अपनी कार में जा बैठा। घड़ी देखी, अभी 12 बजे थे। कार में पहुंचकर मैंने एडेसिव टेप का रोल निकाला और 25 कैलिबर वाली रिवॉल्वर का होलेस्टर निकालकर अपनी बाईं टांग पर टखने के तनिक ऊपर टेप की सहायता से अंदर की तरफ मजबूती से चिपकाकर रिवॉल्वर उसमें रख लिया। फिर बाहर निकलकर खड़े होकर देखा। रिवॉल्वर पेंट के पैताने से पूरी तरह ढक गई थी। संतुष्ट होकर मैं पुनः कार में जा बैठा। 38 कैलिबर वाली रिवॉल्वर निकालकर मैंने अपनी पतलून की बेल्ट में खोस ली। मैं आलमनगर में मच्छी बाजार पहुंचा। कार को फुटपाथ के किनारे लगाकर मैं बाहर निकल आया। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। फौरन मैंने अपने जरूरत के आदमी को तलाश लिया। वो एक दुबला पतला मरियल सा नौजवान था जो कि मुझसे कुछ दूरी पर बैठा सिगरेट के सुट्टे लगा रहा था। मैं उसके समीप पहुंचा। क्या नाम है तुम्हारा? काम बोलो बाप। वो मुंबईया स्टाइल के गुंडों की नकल करता हुआ बोला। नाम जानकर क्या करेगा तुम? अपुन काम मांगता है क्या? कहकर उसने चुटकी बजाई। मुंबई हो आए हो या सब फिल्मों का असर है? जवाब में उसने घूर कर मुझे देखा। क्या चाहते हो? दिलावर सिंह कहाँ रहता है? तुम्हारे पास सिगरेट है? जवाब में मैंने चुपचाप उसे सिगरेट का पैकेट पकड़ा दिया। उसने एक सिगरेट निकालकर अपनी बीड़ी के साथ लगाकर सुलगाया और पैकेट मुझे वापस करने के बजाय अपनी पैंट की जेब में ठूस लिया। दिलावर साहब का क्या करेगा बाप? उसने फिर अपनी टोन बदली। कत्ल। क्या? वो उछलकर खड़ा हुआ। मेरा मतलब है मुझे कत्ल करवाना है। पहले बोला होता। सामने वो बंगला दिखाई दिया तुम्हारे को? हाँ। उसी बंगले में दिलावर साहब रहता है। समझने वाले अंदाज में सिर हिलाकर मैं आगे बढ़ गया। वो एक 2 मंजिला राजाओं महाराजाओं के जमाने का बना हुआ बंगला था जिसमें कि लकड़ी का एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। आगे बढ़कर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। खोलने वाला एक हट्टा कट्टा पहलवानों जैसे डील डॉल के खुरदरे चेहरे वाला व्यक्ति था। उसके गाल पर अनगिनत जख्मों के निशान उसके कैरेक्टर खुद बयान कर रहे थे। क्या है? वो मुझे घूरता हुआ बोला। दिन है। बको मत। यहाँ क्यों आए हो? मुझे दिलावर से काम है। तुम यहीं रुको, मैं साहब से पूछ कर आता हूँ। हरगिज नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो। चुपचाप यहीं खड़े रहो, वरना हाथ पांव तोड़कर वापस भेज दूंगा। कोशिश करके देख लो, हो सकता है मुझसे मार खाकर तुम्हारा चेहरा कुछ इंसानों जैसा लगने लगे। उसने फौरन खा जाने वाली निगाहों से मुझे घूरा, मगर मुझे विचलित होता न पाकर परे देखने लगा। तुम बॉस से क्यों मिलना चाहते हो? ये तो मैं दिलावर को ही बताऊंगा। यानी कि तुम ऐसे नहीं मानोगे? मैं कैसे भी नहीं मानूंगा। इतना सुनते ही वो तैश में आ गया। उसने अपने दाहिने हाथ के मुक्के का वार मुझ पर करना चाहा। मैं सावधान था। हाथ बीच में ही लपक कर मैंने एक प्रचंड घूसा उसकी पसलियों पर रसीद कर दिया। वो जोर से कराहा। मैं उसे एक तरफ झटक कर आगे बढ़ गया। मेरे सामने ऊपर को जाती सीढ़ियां थी। मैं उधर ही बढ़ गया। तभी ऊपर से किसी कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी।
सीढ़ियां चढ़कर मैं अंदाजन उस कमरे के आगे पहुंचा। पैरों की ठोकर मारकर मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुरुष और दूसरी तकरीबन 20-21 साल की सांवली किंतु सुंदर युवती मौजूद थी। युवती को पुरुष अपनी गोद में बिठाए हुए था और उसके अंगों से खेल रहा था। मुझे देखकर युवती उठ खड़ी हुई। कौन है बे तू, और भीतर कैसे घुस आया? पुरुष बोला। मुझे दिलावर से मिलना है। मैं ही हूं। अब बता तू कौन है, और बिना इजाजत अंदर कैसे आ गया? और ये राम सिंह कहाँ मर गया? उसने तुझे अंदर कैसे आने दिया? वो अब किसी को रोक पाने की हालत में नहीं है। बेचारा बहुत कमजोर था। मेरा एक घूंसा भी बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। क्या बकता है? मैं सच कह रहा हूं। यकीन नहीं तो पहले खुद देखकर तसल्ली कर लो। जरूरत नहीं। अब तो फौरन अपना नाम बता। पहले लड़की को बाहर भेजो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारा कत्ल करूं तो ये मुझे ऐसा करते देखे, वरना खामखा में मुझे इसका भी कत्ल करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वो केवल एक क्षण को सकपकाया, फिर उसने लड़की को इशारा किया। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। अब बता, कौन है तू? विक्रांत। याद आया कुछ? नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। जरूर लगता होगा। आखिर कल लाल हवेली में मैंने तेरे एक आदमी का कत्ल जो कर दिया। ओह, तो तू है वो विक्रांत। चल, अच्छा हुआ तू खुद यहाँ पहुंच गया। मैं तुझे पकड़ मंगवाने की जहमत से बच गया। फिर तो वाकई अच्छा हुआ, कहकर मैं उसके सामने एक स्टूल पर बैठ गया। वो फिर कसमसाया। वस्तुतः उसे मुझसे इतनी दिलेरी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे मेरे साथ कैसा सलूक करना चाहिए। मैं दिलेर था भी नहीं। मुझे मालूम था मैं शेर की मान में बैठा था, मगर मेरी बनावटी दिलेरी का हमेशा अच्छा प्रभाव पड़ता था। अभी भी पड़ रहा था। तभी तो शहर का बादशाह कंफ्यूज हो रहा था। साहिबान, डर सबको लगता है, इसलिए डरना बुरी बात नहीं है, मगर मुकाबला जब अपने से ताकतवर व्यक्ति से हो तो कभी भी अपने भीतर के डर को उस पर जाहिर न होने दो। क्या चाहता है तू? वो कसमसाता हुआ बोला। उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके कहने पर तुम लाल हवेली के अंदर अजीबोगरीब हास्यास्पद नौटंकियां करा रहे हो, जिससे हमारे शहर में तो कोई बच्चा भी नहीं डरता। तू सोचता है तू पूछेगा और मैं तुझे बता दूंगा? हाँ, मैं तो यही सोचता हूँ। फिर तो तू बुरा फंसा बेटा, क्योंकि उसका नाम तो मैं भी नहीं जानता। मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है। मैंने फौरन अपनी 38 कैलिबर की रिवॉल्वर निकाल कर उस पर तान दी, मगर उसकी सूरत से तनिक भी ऐसा जाहिर नहीं हुआ कि वो रिवॉल्वर से खौफजदा हुआ हो। उल्टा वो मुस्कुराता हुआ बोला, लगता है तूने आत्महत्या का निश्चय कर ही लिया है। पको मत, मैं गुर्राता हुआ बोला। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मैं दावा करता हूं कि मेरे रिवॉल्वर से निकली पहली गोली ही तुम्हें जहन्नुम पहुंचा देगी। तो फिर चलाओ गोली, देर किस बात की है? ठीक तभी मुझे अपनी पीठ पर किसी गन की नाल का दबाव महसूस हुआ। खबरदार, हिले तो गोली, कोई कर्कश स्वर में बोला। मैं अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। रिवॉल्वर नीचे गिरा दो। मैंने वैसा ही किया। शाबाश कुलदीप, दिलावर बोला। अब इसकी तलाशी ले, इसके पास दूसरी गन हो सकती है। मेरी तलाशी ली गई। तलाशी लेने वाला राम सिंह था, जिसे मैं नीचे धूल चटा आया था। उसे मेरी दूसरी रिवॉल्वर की खबर नहीं लगी। मेरी रिवॉल्वर से गोलियां निकालकर उसने रिवॉल्वर मेरी कोट की जेब में ठूंस दी। अब क्या कहता है? दिलावर सिंह बोला। वही जो कि पहले कहता था। मुझे इस व्यक्ति का नाम और पता चाहिए।
जिसके कहने पर तुमने हवेली में ड्रामा फैला रखा है। भाई मान गए तेरी दिलेरी को। मौत सामने देखकर भी अपनी बकवास से बाज नहीं आ रहा। जवाब में मैंने जोर से अट्टहास किया। लगता है मौत सामने देखकर पागल हो गया ये, कहकर दिलावर ने ठहाका लगाया तो उसके दोनों आदमी भी जोर से हंस पड़े। मैं तुम्हारी कमकली पर हंस रहा हूं खलीफा। तुम्हें क्या लगता है कि यूं दिन दिहाड़े बिना किसी तैयारी के मैं यहां घुस आया? तरस आता है मुझे तुम्हारी अकल पर। तत्काल उसकी हंसी को ब्रेक लगी। क्या कहना चाहता है? यही कि यहां आने से पहले मैं इंस्पेक्टर जसवंत को बताकर आया हूं कि मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं। ऐसे में अगर तुमने मेरा कत्ल किया तो किसी भी हालत में खुद को बचा नहीं पाओगी, भले ही तुम कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो। अब हंस सकते हो तो हंस के दिखाओ। दिलावर सोच में पड़ गया। मुझे तो लगता है ये सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर बहाने बना रहा है, कुलदीप बोला। मुंह बंद रख अपना, दिलावर उसे डपट कर बोला। इसे ले जाकर बाहर छोड़कर आ, और अगर ये दोबारा इधर का रुख करे तो बेशक इसे गोली मार देना। वैसे भी आज नहीं तो कल इसने मरना ही है। यस बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, कुलदीप शिष्ट स्वर में बोला। फिर मुझसे मुखातिब हुआ। उठ रहा है या मैं उठाऊं? तुम मुझे नहीं उठा सकते, इसलिए मुझे ही उठना पड़ेगा। मैं खड़ा होता हुआ बोला। तुमसे फिर मिलूंगा दिलावर सिंह। दिलावर खामोश बना रहा। मैं कमरे से निकला, कुलदीप की बगल से गुजरकर प्रवेश द्वार पर पहुंचा। कुलदीप रास्ते में ही रुक गया। ज्यादा जोश में मत आओ कुलदीप, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो अगर किसी ने मुझे तुम्हारी जान लेते देख लिया तो परेशान हो जाएगा। गेट आउट। जवाब में मैं जोर से हंसा। मैं जल्दी ही तुम्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाऊंगा। अभी कोशिश कर लो। वो केवल कसमसा कर रह गया। मैं पलट कर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जब तक मैं अपनी कार में नहीं बैठ गया मुझ पर यह खौफ हावी रहा कि अभी एक सनसनाती हुई गोली आकर मेरा काम तमाम कर जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल मैं पलीते को चिंगारी दिखा चुका था। कोई ना कोई नतीजा तो सामने आना ही था। मैंने कार आगे बढ़ा दी। फौरन एक फिएट मेरे पीछे लग गई। मैं बजाय लाल हवेली जाने के शहर के बाहर निकलकर शाहजहांपुर जाने वाले हाईवे पर मुड़ गया। फिएट पूर्वतः पीछे लगी रही। इस वक्त सड़क पर यातायात बहुत ही कम था, अतः ऐसा समय आया कि सड़क पर काफी दूर तक आगे पीछे मेरी इम्पाला और फिएट के अलावा अन्य कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। रियर व्यू मिरर पर निगाह जमाए मैंने देखा फिएट में दो व्यक्ति सवार थे, मगर दूरी अधिक होने की वजह से मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाया। मुझे उनके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। क्या वो दिलावर के आदमी थे? मेरा मन नहीं माना। मैंने होल्स्टर में से 25 कैलिबर की रिवॉल्वर निकालकर उसे अपनी गोद में रख लिया और कार की रफ्तार कम कर दी। फिएट मेरे बगल में पहुंची। उसमें दो अपरिचित चेहरे सवार थे। मैं पल भर को उनके झांसे में आ गया। मुझे लगा वो लोग सिर्फ मुझे ओवरटेक करना चाहते हैं, मगर ठीक तभी मुझे पैसेंजर सीट पर बैठे व्यक्ति के हाथ में रिवॉल्वर की झलक मिली। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता दिखाई दिया। दूसरा कार चलाने में मशरूफ था। मैंने तत्काल बाएं हाथ से स्टीयरिंग थामते हुए दाएं हाथ से रिवॉल्वर उठाकर उनकी कार के अंदर दो फायर झोंक दिए और पूरी ताकत से ब्रेक का पेडल दबा दिया। फिएट आगे बढ़ गई और कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। उसका ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और फिएट का ड्राइवर बाहर निकल आया। मैंने कार तेज गति से आगे बढ़ाई और उसके समीप पहुंचकर एकदम से रोकी। हड़बड़ा कर वो पुनः कार के अंदर घुस गया। मैंने कार को बैक गियर में डालकर रिवर्स किया और यू टर्न देकर वापस सीतापुर की ओर ड्राइव करने लगा। बैक व्यू मिरर पर निगाह गई तो पाया कि कार के आसपास भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई थी। मैंने घड़ी देखी, 3:30 बजे थे। मैंने तहसील की ओर ड्राइव करना शुरू कर दिया।
जहां उस शहर कोतवाल ने मुझे 4 बजे पहुंचने को कहा था। ठीक 4 बजे, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। लेकिन मेरे लिए वक्त से पहले वहां पहुंचना जरूरी था, क्योंकि मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था। अगर वहां मेरे लिए कोई जाल बिछाया गया था तो वक्त रहते मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। 3:45 पर मैं तहसील के सामने से गुजरा। कार की स्पीड बिल्कुल स्लो थी। सावधानी से चारों तरफ निगाह दौड़ाता मैं आगे बढ़ गया, मगर कोई संदिग्ध बात या व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दिया। क्या माजरा था? कुछ तो होना चाहिए था। अगले चौराहे से यू टर्न लेकर मैं दोबारा तहसील के सामने से गुजरा, लेकिन इस बार भी कुछ नया दिखाई नहीं दिया, सिवाय एक जीप के जो उस वक्त वहां आकर खड़ी हुई थी। थोड़ा आगे जाकर मैंने कार रोक दी और इंतजार करने लगा, मगर नया कुछ घटित नहीं हुआ। 3:55 हो चुके थे। मैंने कार आगे बढ़ाई और आगे से यू टर्न लेकर धीमी रफ्तार से चलता हुआ तहसील की ओर बढ़ा। अब जो होना था उसको फेस करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं अभी तहसील के गेट से लगभग 100 मीटर दूर था, जब अचानक मेरे पीछे एक पुलिस की जीप प्रकट हुई। जीप में ड्राइवर के साथ आगे बैठा कोतवाल दिखाई दिया। ठीक 4 बजे मैंने तहसील के गेट पर अपनी कार रोक दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। तब वो मुझे दिखाई दिया। कल रात वाले 2 कंकालों में से एक नरेश, जिसे मैंने पुलिस के हवाले किया था, जो बाद में पुलिस की मेहरबानी से आजाद हो गया था, वहां खड़ी जीप में वही सवार था। अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ में थमी पिस्तौल का निशाना मैं था। आसपास बचाव की कोई जगह नहीं थी। मैं एकदम खुले में था और वो जीप में बैठा हुआ था। हमारी निगाहें मिली। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट उभर आई। तो ये था पुलिस का गेम, मुझे उसके हाथों मरवाना और फिर उसका एनकाउंटर। अब तक कोतवाल अपनी जीप से उतर चुका था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो मेरी तमाम उम्मीदों के परे था। कोतवाल की रिवॉल्वर का घोड़ा दबा। गोली चली। निशाना एकदम परफेक्ट था। गोली सीधा मुझ पर हमला करने को तैयार नरेश के माथे में तीसरी आंख बना गई। मैंने हक बकाकर कोतवाल की तरफ देखा तो उसने हौले से एक आंख दबा दी। मैं हड़बड़ा सा गया। क्या कमाल का पुलिस वाला था! जो इंसाफ वो थाने में नहीं कर सका था, यहाँ खुलेआम कर दिखाया था, और मैं नाहक उस पर शक कर रहा था। मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था, जब उसने कोतवाली में बड़े ही जोर शोर से यह दावा किया था कि इंसाफ तो होकर रहता है, हमेशा होता है, बस करने का अंदाज बदल जाता है। तो ये था उस इंस्पेक्टर का इंसाफ करने का तरीका। ना गिरफ्तारी, न चार्जशीट और ना ही कोर्ट का चक्कर। यकीनन कमाल का आदमी था वो। अगला 1 घंटा पुलिसिया कार्रवाई चली, जिसमें मुझे टांग नहीं अड़ाने दिया गया। इस दौरान मैंने कई बार कोतवाल से बात करने की कोशिश की, किंतु हर बार उसने मुझे डांट कर चुप करा दिया। इसके बाद मुझे थाने ले जाया गया, जहां उसका सर्कल ऑफिसर मौजूद था। उसने जमकर मेरी क्लास ली। फिर आखिरकार कुछ हासिल होता न पाकर मुझे बयान दर्ज करवाने के लिए बगल के कमरे में भेज दिया। 20 मिनट बाद मैं वहां से फ्री हुआ तो जसवंत सिंह से मिलने की खातिर उसके कमरे की ओर बढ़ा। अभी मैं दरवाजा नॉक करने ही लगा था कि भीतर से आती उसके सर्कल ऑफिसर महानायक सिंह राजपूत की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं दरवाजे पर ही ठिठक गया। क्या फायदा हुआ उसे छुड़ा कर ले जाने का? हवालात में होता तो जिंदा होता। अब मुझे आगे जवाब देना कितना कठिन होगा, तुम्हें इसका कोई अंदाजा है? मेरे कान खड़े हो गए। जनाब, मैं माफी चाहूंगा। कोतवाल जसवंत सिंह की आवाज सुनाई दी। मगर मुझे क्या पता था कि वो कौन है। जीप के भीतर बैठे होने की वजह से उसकी सूरत मैं नहीं देख पाया। मुझे तो बस इतना दिखाई दिया कि वो किसी पर फायर करने को एकदम तैयार था। 1 सेकंड की भी देर होती तो वो गोली चला चुका होता। मैंने उसके हाथ का निशाना लेकर गोली चलाई, मगर उसने ऐन वक्त पर सिर खिड़की से बाहर निकाल लिया। नतीजा ये हुआ कि जो गोली उसके हाथ में लगनी थी, सीधा माथे में जा घुसी। मैंने एक पल की भी देरी की होती तो वो उस छोकरे का सरेराह कत्ल कर चुका होता। तो मर जाने देते साले को। वो क्या तुम्हारा सगे वाला था? वैसे भी साला जब से सीतापुर आया है नाक में दम करके रख दिया है।
सर मैं ऐसा ही करता अगर मुझे पता होता कि जीप में दिलावर सिंह साहब का आदमी है। यकीन जानिए सर, उसकी किस्मत ही खराब थी, वरना ऐन मौके पर मैं वहां ना पहुंच गया होता। अगर आप कहें तो उस छोकरी को, क्या नाम है उसका, हाँ विक्रांत, ठिकाने लगा दूं उसे। प्राइवेट डिटेक्टिव ही तो है साला, कोई तोप थोड़ा ही है। जसवंत होश में आओ, गलती से भी ऐसा मत कर बैठना। मैंने उसके बारे में दिल्ली से पता करवाया है। वो बहुत पहुंचा हुआ खलीफा है। दर्जनों ऐसे केस सॉल्व कर चुका है जिसमें पुलिस हारकर एफआईआर लगा चुकी है। वहां के सरकारी अमले और उच्च वर्ग में उसकी अच्छी पहुंच है। वो अगर पुलिस की गोली का शिकार हुआ तो पूरी कोतवाली लाइन हाजिर हो जाएगी। फिर न तुम इंस्पेक्टर रहोगे न मैं सीईओ। फिर दिलावर सिंह भी पहचानने से इनकार कर देगा। और उससे भी बड़ी बात कि तुम लाल हवेली वालों की पहुंच को भूल रहे हो। पता नहीं वो लड़की क्यों खामोश बैठी अब तक। एक बार अगर उसने पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाया नहीं कि प्रलय आ जाएगी। सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे। जांच के लिए अगर कोई बाहर से कमेटी बिठा दी गई तो समझो सब खत्म। नतीजा ये होगा कि जिस बात पर हम पर्दा पड़े रहने देना चाहते हैं वो उजागर हो जाएगी, और अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कौन सी बात पर सर? अब कुछ नहीं, यूं ही मैं जरा लाउड थिंकिंग करने लगा था। दरअसल कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मान सिंह की मौत महज हादसा नहीं थी। मगर क्या करें, अफसरों की सुननी पड़ती है। शहर में अमन चैन जो कायम रखना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कोई अहम बात हो तो रिपोर्ट करना। यस सर। मैं वापस उसी कमरे में जा घुसा जहां मेरा बयान दर्ज किया गया था। अरे, तुम गए नहीं अभी तक? राइटर बोला। जाकर आया हूँ। मैं शायद यहाँ अपना सिगरेट का पैकेट और लाइटर भूल गया था। यहाँ तो नहीं है। ओह, फिर शायद इंस्पेक्टर साहब के कमरे में होगा। मैं जाकर देखता हूँ। मैं बाहर निकल आया और आगे बढ़कर कोतवाल के कमरे का दरवाजा नॉक कर दिया। आ जाओ भाई। मैं भीतर दाखिल हुआ। आपको पता था मैं ही हूँ? हाँ भाई, आजकल पूरे शहर को एक ही आदमी तो परेशान किए हुए है, लिहाजा तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? फिर दरवाजा नॉक करने की कर्टसी कौन दिखाता है यहाँ? मेरे साहिबान या शहर के जाने माने लोग तो यूं ही धड़धड़ाते हुए भीतर आ घुसते हैं। और रही बात यहाँ के स्टाफ की, तो वो दरवाजे से ही अपना नाम बता देते हैं। ओह, बढ़िया लॉजिक है। बयान हो गया? जी हाँ, हो गया। चाय पियोगे? अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो बंदा ये इज्जत अफजाई बहुत पसंद करेगा। बिना लाग लपेट के कोई बात कहना नहीं सीखा मालूम होता, कहकर उसने घंटी बजाकर अर्दुली को बुलाया और 2 चाय लाने को कहा। इजाजत हो तो एक सिगरेट सुलगा लूं? मैं उसे डनहिल का पैकेट दिखाता हुआ बोला। इजाजत है भाई, प्लीज गो हेड। बल्कि एक मुझे भी दो। मैंने इतना महंगा सिगरेट का कश नहीं लगाया कभी। घिस रहे हो जनाब? अरे नहीं भाई, सच कह रहा हूं। मैंने 2 सिगरेट निकालकर एक उसे दिया और बारी बारी से पहले उसका फिर अपना सिगरेट सुलगा लिया। कमाई अच्छी होगी। मैंने हड़बड़ाकर अपने पीछे देखा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्या? इस धंधे में कमाई अच्छी होगी? जी बस दाल रोटी चल जाती है। दिल्ली में अच्छी पूछ है तुम्हारी। बता रहे हो या पूछ रहे हो भगवान? बता रहा हूँ। सीओ साहब कह रहे थे कि उन्होंने दरियाफ्त कराया था तुम्हारी बाबत वहां से। जो जवाब हासिल हुआ उसे लेकर वो बहुत फिक्रमंद हैं। वैसे हो बड़े किस्मत वाले, बाल बाल बचे आज तुम, वरना विक्रांत से मरहूम विक्रांत बन गए होते। आपने ही बचा लिया जनाब, शुक्रिया। बस एक सवाल का जवाब और मिल जाए तो दिल को चैन आ जाए। पूछो। नरेश को खबर कैसे लगी कि मैं 4 बजे तहसील पहुंचने वाला हूँ?
दिलावर सिंह के हाथ बिके यहाँ के एक पुलिसिये ने पहुंचवाई। कहकर वो तनिक रुका, फिर बोला, मेरे कहने पर। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इसका मतलब वही है ना जनाब जो मैं सोच रहा हूं। तभी चाय आ गई। क्या सोच रहे हो? अर्दली के जाने के बाद चाय की चुस्की लेता हुआ वो बोला, यही कि नरेश के डेथ वारंट पर आपने उसी वक्त साइन कर दिया था जब मुझे ठीक 4 बजे आपने तहसील के सामने पहुंचने को कहा था। जवाब में उसके होंठों पर बहुत ही शैतानी मुस्कान उभरी और फौरन लुप्त हो गई। अब मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। अगर तुम रुकना चाहो तो हवालात में बिस्तर लगवा दूं। नाहक तकलीफ करेंगे, मैं उठता हुआ बोला। मैं चलता हूँ। चाय के लिए शुक्रिया। बाकी सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाहर निकल गया।